सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे झूठा कौन, चेयरमैन नैब या सहाफी। चेयरमैन नैब के खिलाफ तबले जंग बच गया। नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर। नैब ने जेल में भी चैन ना लेने दिया। बिलावल की चाल मरियम ने उलट ली। चांद कौन देखेगा? चांद का मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट में। डॉलर की खरीदारी मुल्क से गद्दारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक इंटरव्यू, एक अखबार का कॉलम, एक नशिस्त चेयरमैन नैब की मुश्किल में ले आई उन्हें। जिंदगी उनकी मुश्किल कर दी है अब अपोजिशन ने, और तमाम तनकीद के रुख अब चेयरमैन नैब की तरफ हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। जावेद चौधरी सीनियर सहाफी हैं, उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया जो उन्होंने अखबार में छाप दिया, जिसमें इस इंटरव्यू में लिखा है, जिसकी अभी तक तरदीद नहीं की चेयरमैन नैब ने। बकौल जावेद चौधरी साहब के चेयरमैन नैब का कहना है कि शहबाज शरीफ ने एक डील की पेशकश की कि हम पैसे देने को तैयार हैं लेकिन कोई और मुल्क हमारी जगह पैसे दे देगा, जिसके जवाब में चेयरमैन नैब कहते हैं कि मैंने उनसे कहा नहीं, आपको माफी भी मांगनी होगी और पूरे कानूनी तरीकाकार के तहत आपको पैसे देने होंगे या जो भी प्रोसेस है वो भुगतना होगा। अब इसके बाद हो क्या रहा है? शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वो भी आड़े हाथों ले रहे हैं चेयरमैन नैब को और वो शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उधर आसिफ अली जरदारी साहब तो यहां तक कह रहे हैं कि वो थका देंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो पहले कहते थे कि मैं अदालतों को थका देता हूं। उन्होंने कहा है कि अब वो नैब के ये नहीं होगा कि पेश नहीं होंगे, वो नैब को भी थका देंगे। ना सिर्फ ये, उन्होंने कानूनी चाराजोई का भी कह दिया है। अब ये जो इंटरव्यू है चेयरमैन नैब का, इसमें तो उन्होंने ये भी इशारा दिया कि एक दम से ये हुकूमत गिर सकती है। जो इनके इत्तेहादी हैं उनके खिलाफ भी इतने केसेस हैं कि अगर वो केसेस हम शुरू कर दें तो ये हुकूमत ही गिर जाएगी। और मुल्क की मफाद में ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन हम केसेस तैयार कर रहे हैं, आराम से नहीं बैठे हुए। क्या मामला है? अब चेयरमैन नैब के साथ होगा क्या उसी तरह जिस तरह आला अदलिया के खिलाफ जुमले कहे जाते थे और कहा जाता था ये बुत हैं, इनको गिरा दो, और उनके लिए मुश्किल कर दिया था और धमकियां दी गई थी, आपको याद है, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा यौम एहतिसाब बना देंगे। वो बातें अब होंगी चेयरमैन नैब के लिए भी। वो पहले ही कह चुके हैं मुझे धमकियां मिल रही हैं। इस बारे में बात करेंगे। बाबर डोगर साहब हमारे साथ हैं और असद खरल साहब। लेकिन हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। जरदारी चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। चेयरमैन नैब तो है फकत एक बहाना, असल में एहतसाब है निशाना। हुकूमत से पहले नैब को है सबक सिखाना। अपोजिशन ने मिलकर क्या ये है ठाना? चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के इंटरव्यू ने सियासत में मचा दी है हलचल। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के इस इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर नून लीग चेयरमैन नैब के खिलाफ मैदान में आई है निकल। इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बुनियादी हकीकत यह है कि या जावेद चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं या चेयरमैन नैब झूठ बोल रहे हैं। झूठ जो भी बोल रहा है बदनाम सियासतदान हो रहा है। नून लीग तो नून लीग, पीपल्स पार्टी को भी लोहा गर्म देकर जरब लगाने का मौका मिल गया है। नैब के साथ कानूनी जंग लड़ते साबिक सदर आसिफ जरदारी ने तो चेयरमैन नैब के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया है। अगर उसको हक नहीं है इंटरव्यू देने का, उसकी पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। आसिफ जरदारी की ये धमकी सियासी बयान है या फिर हकीकत? देखना यह भी होगा कि चेयरमैन नैब का रद्द अमल क्या आता है, क्योंकि एहतसाबी अमल पर शिकवा जवाब शिकवा की अपनी एक तारीख है। या तो नैब चलेगा या फिर इकोनॉमी चलेगी, दोनों साथ नहीं चल सकते। नैब और करप्शन साथ साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब की क्या हैसियत है, कि क्या मजाल है कि वो मेरे ऊपर केसेस बनवाए या दूसरे केसेस बनवाए? वो क्यों मुल्क से भाग गए? भागने की बुनियादी वजह ये थी कि अब उनको ये महसूस हो गया था कि कोई राय फरार बाकी नहीं है। ये गिले शिकवे अपनी जगह, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या चेयरमैन नैब का इंटरव्यू किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं? अपोजिशन का ये हमला कहीं एहतसाबी अमल को तो खतरे में नहीं डाल देगा? अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइव आप प्रोग्राम देख रहे हैं और उसी वक्त मरीम औरंगजेब साहिबा का बयान भी चल रहा है कि नैब बुखलाहट का शिकार है। असद खरल साहब,
क्या वाकई चेयरमैन नैब बुखला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही क्या करना है? मुस्लिम लीग नून ने इतनी शदीद तनकीद कर दी है और कानूनी चाराजोई की भी उनके खिलाफ बात हो रही है। उसामा साहब, मामला ये है कि ये चेयरमैन नैब का बेसिकली जो इंटरव्यू है ना, जो जावेद चौधरी साहब ने उनसे किया है या उन्होंने दिया इंटरव्यू, मैं समझता बहुत बड़ा एक ट्रैप था। और वो ट्रैप जो है अब वो चेयरमैन नैब के गले पड़ गया है। जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं, हमारी भी चेयरमैन नैब से मुतअद्दिद मुलाकातें हुई, लेकिन हम भी समझते हैं कि बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन वो मीडिया के लिए नहीं होती, और वो इसलिए भी नहीं करनी चाहिए हमें कि वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरीज और केसेस के ऊपर उसका असर आ सकता है। और इसीलिए एक जिम्मेदार जो साफी है कभी भी इन्वेस्टिगेशन इदारे के हेड का या किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कभी वो इंटरव्यू शायद नहीं करता, क्योंकि जब भी हम करेंगे उसका अल्टीमेटली फ़ायदा मुल्ज़मान को पहुंचेगा, उसमें उसकी ओपिनियन सामने आ जाएगी, उसका ज़हन सामने आ जाएगा, बहुत सारे एविडेंस जो मुल्ज़म को नहीं पता होता कि मेरे एविडेंस पहुंच चुके इदारे तक, वो सामने आ जाएगी। जी, अब मामला ये है कि जो जावेद चौधरी साहब ने बहुत सारी चीज़ें उन्हें ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा और चीज़ें डिस्क्लोज भी कर दी। उन्होंने कहा कि एक लैंड ग्रैबर की तरफ से चेयरमैन नैब को धमकी दी गई। फिर उन्होंने कहा कि एक कॉल उनको थ्रेटनिंग कॉल मौसूल हुई जिसको ट्रेस करने के पता चला कि वो किसी सियासतदान की जानब से की गई। दो चीजें हो गई। फिर हमजा शहबाज के हवाले से बात आई कि उनके हवाले से भी एक बात आई, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ऑफर और डील की बात आई कि वो किस तरीके से डील करना चाहते थे। फिर धमकियों के हवाले से, फिर कुछ रिकॉर्ड गायब होने के हवाले से बात की। तो जावेद चौधरी साहब एक तरफ तो वो कहते हैं कि जो बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, लेकिन इशारे के आईए में वो बातें भी तकरीबन उन्होंने खोल के रख दी सामने, सिर्फ नाम लिए बगैर तो चीजें वो वाजिया कर दी। फिर जिस तरीके से केसेस के हवाले से देखिए, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज के हवाले से चेयरमैन नैब का काम नहीं है कि वो किसी केस के बारे में अपनी राय जाहिर कर दे, क्योंकि अगर वो राय जाहिर चेयरमैन साहब करेंगे तो उसका इफेक्ट जो है वो केस के ऊपर पड़ेगा, और वो उसका मुतलका रीजनल जो ब्यूरो का डीजी है, मुतलका रीजनल ब्यूरो का जो आईओज है, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो अपने चेयरमैन की लाइन टो करेंगे। ये अक्यूज का अब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया है। वो कहते हैं जब चेयरमैन साहब अपना ज़हन दे चुके हैं, और जिस तरीके से आज चीमा के वाले से उन्होंने कहा कि उनको तकबर ले बैठा, इस जुमले को उन्होंने पकड़ लिया कि एनएओ के तहत नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में क्या तकबर की भी कोई सजा है। फिर ये सारी वो जो चीजें हैं, इस चीजों को लेके अब शाहिद खाकान अब्बासी ने पकड़ लिया है। जरदारी साहब वो कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ बाकायदा अदालतों में जाएंगे, हम लॉ सूट फाइल करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है। अब ये जो चीजें आ रही हैं सामने, जावेद चौधरी साहब के 2 कॉलम्स आए और उस कॉलम को एक इशू बना दिया गया। अब क्योंकि इशू वही बनाएगा जिसको बेनिफिट था उस चीज से, वो कॉलम जो लिखवाए गए या लिखे गए, इंटरव्यू किया गया या करवाया गया, वो कैसे हुआ कि ये, और इसको ये ट्रैप में आ गया चेयरमैन नैब। लेकिन वो इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, इतनी सीनियर पोस्ट पे रहे, उनको नहीं पता था इंटरव्यू नहीं देना चाहिए, और अगर उनकी इजाजत के बगैर छप गया, फर्ज कर लें, तो उस पर उनको बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि ये मैंने नहीं कहा या ये छापने के लिए नहीं था या कोई ऐसी मुलाकात थी। ये बातें क्यों नहीं हो रही? अब बाबर डोगर साहब, एक और बड़ा मसला है। मैं कल रात एक सीनियर साफी हमारे मिले, हमारे कुलीग, यकीन करें इतने दुखी थे, वो कहने लगे कि जनाब बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत का तबाही हो गई है, बहुत बुरा हाल है। कहते अब कम से कम इतना कर दें कि इन चोरों से ये अरबों डॉलर तो ले लें। मैंने कहा जी कोई 1-1 अरब डॉलर शायद जरदारी साहब से, नवाज शरीफ साहब और दीगर लोगों से मिल जाए। उनका 1 अरब 5-5 अरब डॉलर तो कोई मामूली बात है। तो क्या चेयरमैन नैब साहब जो अब काम कर रहे हैं, जो हरकतें कर रहे हैं, इसके बाद वो ये पैसे निकलवा सकेंगे? सबसे पहले उसामा साहब, खरल साहब ने बड़े तरीके से अपने दोस्त को बचाया। मुझे एक बात बताएं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे चेयरमैन नैब इंटरव्यू देता है और बड़ा सनसनीखेज इंटरव्यू देता है, तो मैं क्यों नहीं छापूंगा? मैं उसको 100% छापूंगा। लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड हो सर, अगर भाई वैसी मुलाकात सर, एक चेयरमैन ने क्यों इंटरव्यू दिया? मैं तो पहले दिन से ये कहता हूँ कि चेयरमैन क्यों पब्लिक की लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? वो एक अदारे के हेड है। कभी आपने एफआईए के हेड को देखा है कि वो भी एक वाचडॉग है? एंटी करप्शन को देखा है कि वो इस तरह से ओपन इंटरव्यू देते फिरे? इससे पहले भी एक कंट्रोवर्सी चली थी डीजी नैब लाहौर की, सियासी उस वक्त भी ये इंटरव्यू देते बड़े मगरमच्छ माफिया नहीं होते। सरकार आपके खिलाफ, तमाम अदारे आपके खिलाफ हैं,
ब्यूरोक्रेसी आपके खिलाफ है, ट्रेडर्स आपके खिलाफ है, जिस पे भी आप हाथ डालेंगे वो आपके खिलाफ हो जाएगा। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपके खिलाफ है, गवर्नमेंट स्पेस चाहिए थी, वो खौफजदा थे, वो धमकियों से डर गए। उन्होंने शायद आकर बताना चाहा कि देखिए मुझे किस तरह के मसाइल का सामना। अच्छा, मुझे एक चीज जो है, एक चीज की मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं। शहबाज शरीफ के हवाले से, उनकी डील के हवाले से जो उन्होंने बात की है ना, तो हामिद मीर की आपको स्टेटमेंट याद है? हामिद मीर ने जब कहा था कि इमरान खान को शरीफ फैमिली के एक बंदे ने अप्रोच किया है कि उनको माफ़ी दे दें। शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट है कि शहबाज शरीफ जो है वो NRO के लिए बड़ी एफर्ट कर रहा है। उसके बाद यही बात चेयरमैन नैब ने की कि जी, हालांकि उसमें और नवाज शरीफ फैमिली भी कुछ इस किस्म की डील के लिए तैयार। सर एक मिनट, यही बात जो है वो चेयरमैन नैब ने की है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने अप्रोच किया कि उन और उनके फैमिली मेंबर्स को क्लीन चिट दे दी जाए, तो एक दूसरे मुल्क के जरिए पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, चेयरमैन नैब के हाथ में एक चीज़ तो है, खरल साहब मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हैं नैब के वर्किंग को, कि चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूशन को कमज़ोर कर सकते हैं, रेफरेंसेस को वीक कर सकते हैं, मजीद नए रेफरेंस नहीं बना सकते, तो किसी हद तक क्लीन चिट दिलवाने में वो कारामद हो सकते हैं। लेकिन वो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के या तो वो प्ली बार्गेन करेंगे, वो तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर दूसरे मुल्क से पैसे पाकिस्तान आने हैं तो सर जी उसमें तो फिर गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट 100% है। वो चेयरमैन बस तो आने दें, किसी तरह से कुछ पैसे आए तो सही, पहले तो आपसे पकड़े जा नहीं रहे, कुछ हो रहा नहीं है बाबर डोगर सर। लेकिन जो डिमांड है वो, मेरी एक बात सुने, एक बंदा जो अरबों रुपए हड़प कर गया, खा गया, उसके बच्चे अरबों रुपए का बाहर बिजनेस कर रहे हैं, याशियां कर रहे हैं, आप थोड़े से पैसे लेके उसको क्लीन चिट दे दें, या पुत्र अगे भी तो जो मर्जी करता। फिर मसला ये है कि सजा और जजा का अमल पूरा होना चाहिए। अगर किसी ने करप्शन की है तो उसको सजा भी उसकी मिलनी चाहिए। ये क्या मतलब हुआ क्या, या फिर प्ली बार्गेन करें। एक आइडियल सिचुएशन है डोगर साहब, लेकिन उसामा साहब, मैं इसी प्रोग्राम में, डोगर साहब इसके गवाह हैं, मैंने शायद महीना या 2 महीने पहले एक बात की थी कि शरीफ फैमिली पैसे देना चाहती है, बिल्कुल वो तैयार है। अब वो फिगर्स के ऊपर इशू था और यही मसला कि उन पैसों को एक्सपोज ना किया जाए, जाहिर ना किया जाए, करके गए थे। वही है कि जो 10 साल मुकरते रहे ना किसी को 10 साल। अब मामला ये है कि उनके करीबी बंदे थे, उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कम से कम $6.5 बिलियन तो आपके जिम्मे बनता है। तो उनका ये कहना था कि हम पैसे देना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर शर्त ये होनी चाहिए कि वो जाहिर ना हो ये डील। ये उनकी डिमांड थी शरीफ फैमिली की, मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं। ऐसा कर लेते हैं। अच्छा, मामला ये है कि ये सारी चीजें ठीक है, कुछ वो तो आपकी बात यही मैं कह रहा हूं कि गरीब मुल्क का कुछ फायदा होगा, आराम बेचारे भूखे मर रहे हैं। रहेगी इंटरव्यू की बात, आप देखें, हम भी देखते हैं, माजी में आप देखें, एक इंटरव्यू दिया था चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब ने। जब आप इंटरव्यू देते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक इंटरव्यू की वजह से उनको घर जाना पड़ा। अगर वो इंटरव्यू ना देते तो कभी वो खबर ना छपती। डोगर साहब को पता है कम से कम उस अखबार में या उस डोगर साहब मुझे बताएं आपके क्या एतराज है? खबर उस इंटरव्यू के बगैर चले जी भाड़ में जाए, अगर छपी ये बात, उसके बाद इशू बन गया। अब मामला ये है कि चेयरमैन नैब जो है वो ऑलरेडी बहुत सारा क्रिटिसिज्म उनके ऊपर हो रहा है, इदारे के ऊपर हो रहा है, इसलिए क्योंकि कमरजमान चौधरी से ये चेयरमैन नैब कदरे फिर भी बहुत बेहतर है और इन्होंने काम किए हैं। अब कंट्रोवर्सी जो इसलिए कि नून लीग उनके खिलाफ है, पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ है, तहरीक इंसाफ उनके खिलाफ है, बड़े बड़े टाइकून उनके खिलाफ है, कारपोरेट जो सेक्टर है वो उनके खिलाफ है, दोनों मिलकर निकाल सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके खिलाफ है। तो बाबर डोगर साहब ये तो फिर हुकूमत अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, गवर्नमेंट उनके खिलाफ है। मैं वही कह रहा हूं, तो दोनों मिलकर निकाल देंगे फिर तो चेयरमैन ने आपको बड़ा आसान हो गया। उधर से डोगर साहब की बात सुन ले कि गवर्नमेंट भी उनके खिलाफ है, शहबाज शरीफ है, इधर से जनाब हुकूमत में इमरान खान साहब है, दोनों मिलकर उनको निकाल दें, मसला ही खत्म हो जाए, वही फिर नूरा कुश्ती पर आ जाए मामला सारा। बेहतरीन काम है तो सर इतना आसान नहीं है। ना इमरान खान साहब उनको निकाल सकते हैं, ना शहबाज शरीफ साहब निकाल सकते हैं। उनके खिलाफ एक चार्जशीट बनेगी, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगी, उसका प्रोसीजर वही है जो किसी जज को निकालने का। ये एक आईनी पोस्ट है, ये इतने आराम से ये नहीं है। लेकिन मेरी इतला ये है कि ये उनकी पावर्स हैं उसको क्लिप करने के लिए जा रहे हैं और गवर्नमेंट और अपोजिशन बैठी हुई है और ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से ये अब बेल जो है ये हाई कोर्ट को दे दी गई है
तो अरेस्ट करने से पहले ये अरेस्ट करके जो 90 दिन का रिमांड है इस पे भी कह रहे हैं कि रिमांड की जो टाइम है वो भी कम कर दिया जाए और अरेस्ट जो है ये नैब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी हाई कोर्ट पहले हो रहा है ना जी नाम का, वो मजीद उसमें से निकल जाए काम। और वो जो पहले कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिमार्क्स थे कि मुर्दा हो चुका है, वो बिल्कुल इसको फिर दफन कर देंगे, उसका ढांचा ही रह जाए ताकि वो मामले खत्म हो। मुझे बताएं बाबर डोगर साहब, क्या हर्ज है अगर ये कोई 5-10 अरब डॉलर आ जाते हैं इन दोनों खानदानों से, तो इस मुल्क का भला हो जाएगा। ये पहले कौन सा चेयरमैन नैब लग के कुछ निकाल रहे हैं, कोई पैसे मिल रहे हैं। 10-10 साल के जरदारी साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी हम थका देंगे, ये थक के बैठ जाएंगे, एक ढेला नहीं आना। तो वही शहबाज शरीफ साहब किसी और मुल्क से देना चाह रहे हैं, एक सेफ एग्जिट वो चाह रहे हैं। आखिर इस मुल्क में पहले भी तो मिला है ताकतवरों को, पहले इस मुल्क में क्या नहीं हुआ? क्या मियां नवाज शरीफ साहब डील करके मुल्क से बाहर नहीं गए? उसमें सऊदी अरब नहीं था, उसमें लेबनान नहीं था। आज भी अगर कोई और मुल्क पैसे दे देता है तो बस आने दें, पैसे तो आएंगे ना, ये जाएंगे ना, वैसे भी उन्होंने चले जाना है, वैसे भी शायद चले, सारा खानदान तो बाहर है पहले ही। उसामा साहब, अगर तो ये इस तरह की कोई डील करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पहले भी कह चुके हैं कि मैं कोई एनआरओ नहीं दूंगा, और ये जो दो पार्टियां आपस में मिलकर मुकमुका करती हैं, ये मुकमुका की सियासत को हम ख़त्म करने आए हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो उनका सबसे बड़ा इशू जो है ये प्राइम मिनिस्टर का है, गवर्नमेंट का है कि वो एहतसाब करने के लिए आई है, एहतसाब पे वो यकीन रखती हैं और वो किसी ऐसी बैकडोर डिप्लोमेसी पे यकीन नहीं रखते। उनका ख्याल ये है कि इनको छोड़ दें, एहतसाब के चक्कर में मईशत का बड़ा गर्क हुआ है, वो सारा ध्यान उधर है। सर आगे बढ़ना है, मुझे बताएं असद खान साहब, लाहौर नैब ऑफिस मुझे बता दें पैसे जो एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है, लाहौर नैब के अंदर जो एसी लगाए गए हैं और सेल की सफाई जिस तरह कीजिए, जिस तरह के 5 स्टार होटल का कमरा नहीं तैयार किया जा रहा, यानी मुल्जमों के आने से पहले कमरों की तैयारी हो रही है, मुल्जमों के कमरे की। हाँ जी, वहां पे एसी लग गए हैं, एसी लग गए हैं। यानी किस वो कहते हैं शेर की आमद है कि रंग खांप रहा है, किस मुल्जम की आमद है कि नैब के अंदर जब एसी लगेंगे और हमारा खून जलेगा, टैक्स पेयर के पैसे से उस एसी का बिल भी दिया जाएगा। आप डॉलर बनाने की बात कर रहे हैं, उन अरबों रुपए पर फिर और ये कौन सा नैब है, ये कौन सी हवालात है, ये कौन सा लॉकअप है? मुझे एक बात बताएं, ये सॉफ्ट इमेज अगर इस तरह आप देना चाहेंगे ना, आप बड़ा समझते हैं, मुझे एक चीज बता दें, बेहतर हो जाएगा, मुल्जमों से रिकवरियां हो जाएंगी, रुथलेस अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। आपने मुल्जमों को अगर एसी लगा के देने हैं ना, तो बेहतर है इस पर नैब को बंद ही कर दिया जाए। आप तो डाका मारो तो बड़ा मारो, इस मुल्क में ना डाका मारो तो बड़ा मारो। पंजाब गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अपने खुसूसी ऑर्डर्स के जरिए नवाज शरीफ के सेल में एसी लगवाया है। जेल रूल्स में, जेल के मैनुअल में कैदी के कमरे में एसी लगने की कोई प्रोविजन नहीं है, कोई रूल नहीं है, किसी कैदी के कमरे में एयर कंडीशनर नहीं लग सकता। और ये जो मेरे ख्याल है पर नैब हुकूमत मिलके इनको सहूलतकार बने हुए पंखे की फैसिलिटी है, डोगर साहब रूल ये कहते हैं कि आप एसी की बात कर रहे हैं। अभी जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि रुथलेस अकाउंटेबिलिटी हो गई, क्या फिर सहूलतकार हुकूमत और नैब दोनों मुल्जमों के बन रहे हैं? एक तरफ नैब हवालात में उनके लिए एसी लगा रहा है, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो पीटीआई की वो जेल में नवाज शरीफ के सेल में एसी लगा रही है। तो मुझे बताएं कि ऐसे एनवायरनमेंट में इनसे अरबों छोड़ के, आप इनसे करोड़ों छोड़ के, लाखों छोड़ के अभी 1 रुपया नहीं देने के लिए तैयार। अभी जो एक अजीब मामला हुआ है बाबर डोगर साहब, वो ये कि मियां नवाज शरीफ साहब की दरखास्त गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर से गई और जमानत के लिए भी मंजूर हो गई है। उसके बाद 2 हफ्ते का वक्त मिल गया है, जवाब मांग लिया गया है नैब से और जेलर से के जनाब मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी जान को ख़तरा है, शुगर लेवल उनका हाई है, दिल का अर्ज़े में वो मुब्तला हैं, टेंशन उनको बहुत ज़्यादा है और पहले ही कहा जा चुका है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनका इलाज जेल में मुमकिन नहीं है बाहर जाने दिया जाए। ना सिर्फ बाहर जाने दिया जाए, उन्हीं डॉक्टरों से इलाज करवाने दिया जाए जिनसे वो पहले करवाते रहे, यानी लंदन में। और इसके अलावा ये तौहीन अदालत है, कहा जा रहा है कि ये दरख्वास्त देना, ये डील है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये भी कहा जा रहा है। मगर वो लेने के देने भी पड़ गए साथ। वो नैब ने एक और रेफरेंस तैयार कर दिया है कि वो 33 बुलेट प्रूफ गाड़ियां करोड़ों रुपए की जर्मनी से आई और उनमें से 20 गाड़ियां बुलेट प्रूफ, करोड़ों की गाड़ियां होंगी, लाखों का तो पेट्रोल ही खा जाती होंगी, मरियम नवाज साहिबा के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए जाती इस्तेमाल में लाई गई। मतलब क्या क्या यहां पर आप निकालेंगे, यानी जो ईंट उठाते हैं वहां से पता लगता है कि अपनी जाती जागीर इन हुक्मरानों ने पाकिस्तान को समझ रखा है। सामा साहब, सबसे पहले तो तिबी बुनियादों पर जो जमानत बेल एप्लीकेशन दी गई तो उस पर आ जाए।
पहला तो मेरा सवाल ये है कि ये उनकी रेगुलर बेल जो है उस पर क्यों नहीं आते, क्यों ये तिब्बी बुनियादों पर बार बार अप्लाई कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि केस बड़ा तगड़ा है और इस केस से उनको बेल नहीं मिलनी, लिहाजा तिब्बी बुनियादों पर वो इमोशनल ब्लैकमेल करके वो ये जमानत चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनकी हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा सख्त हैं, गुर्दों का मसला है, और उसके साथ साथ ये है कि उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो किसी टाइम भी हार्ट अटैक हो सकता है। और एक तरफ तो बड़ा कर रहे हैं सर वो उनका जेल का मैनुअल तो सुन लें। मैंने आज उनका जेल का मैनुअल फिर निकलवाया। इससे पहले उसामा साहब हम उनका जेल का मैनुअल कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इतवार वाले दिन उनको बिरयानी आई है, मटन बिरयानी, और उसके साथ चिकन कौरमा और नान। 2 टाइम खाना आता है, एक आता है अफ्तारी के टाइम और एक आता है सहरी के टाइम। अफ्तारी के टाइम समोसे आए हैं, उसके साथ साथ चिकन पकोड़े आए हैं, उसके साथ साथ ये उनको बिरयानी, मटन बिरयानी और चिकन कौरमा आया और नान आया। और उसके बाद जो सहरी का आप इतने सीरियस, कोई गलत फहमी तो नहीं होगी, कोई गलत मैंने कोई हार्ट पेशेंट कैसे ये चीजें खा सकता है? सर इससे आगे चले जाए, हार्ट पेशेंट इतनी ऑयली चीजें, अल्लाह का खास करम है। इसी में 1 मिनट रुक जाए। सहरी के टाइम आपको पता है वो क्या खाते हैं? जो खाना आता है ना, यही सहरी के टाइम इनको आ जाता है घर से मटन या चिकन। जो ताज़ा रोटियां है ना, वो इनको जो एक बंदा दिया हुआ है ना, जो इनकी खिदमतगार, वो उनको वहां पे उनके किचन में, उनको किचन भी मिला हुआ है। आपके ये मैं नाज़रीन को बता दूं कि जेल के अंदर उनकी बैरक में किचन भी है। वहां पर वो जो उनका खिदमतगार है वो उनको घी में लगी हुई रोटियां पका के देता है, यानी कि वो पराठे जो है थोड़ा सा घी कदर कम होता है, खुसूसी तौर पर ऑयल उनके घर से आता है। नवाशी साहब से सादी सूखी रोटी नहीं वो खा सकते, तो वो कहा यह जाता है कि उनको पराठा नुमा ऑयल वाली रोटी अच्छी लगती है, तो वो उनके लिए खुसूसी रोटी पकाई जाती है। और मुझे सबसे पहले तो ये बताया जाए कि कौन सा ऐसा हार्ट का इतना खतरनाक पेशेंट है जो बेचारा बहुत ही जिसकी तबीयत खराब है। सर रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं, बाबर डोगर साहब सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं, समोसे खा रहा है, सुप्रीम कोर्ट पकोड़े खा रहा है, मटन बिरयानी खा रहा है, ये जेल का उनका मैनुअल है। और उसके बाद ये खुराक साथ उनको एसी लगा के दिया हुआ है, और वो तो मजे कर रहे हैं सर वहां पर। मुझे तो और यहाँ पर ये तस्वीर दी जाती है कि जेल में है और बड़ी मुसीबतों में है, बड़ी मुश्किलों में है। मैं इसीलिए कहता हूँ बाबर डोगर साहब, आप फिर नाराज हो जाते हैं कि भाई डील कर लें, आप उसको डील कहें, जो भी कहें, कोई प्ली बार्गेन, कोई रास्ता निकालें। आखिर एक मुशर्रफ साहब के दौर में अगर हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं मानते? सर वो क्लीन चिट मांगते हैं, वो ये कहते हैं कि हम पैसे तो दे देंगे लेकिन हम सियासत भी करेंगे, इस पे हम यही रहेंगे। कर लें जनाब, जो पैसे तो आने दें। जो ये डील शील चली, 20 गाड़ियों का भी जरा मुझे ये बता दें। 20 गाड़ियों का ये सुन लें, इस 20 गाड़ियों का कोई तेल भी डलता होगा, इनकी मेंटेनेंस रिपेयर भी होगी। इस 20 गाड़ियों का जो ऑयल और इसका पेट्रोल जो इसका चेंज होता था ऑयल, ये सारा खर्चा आईबी के फंड से जाता था। इसकी सिर्फ मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। जिस दिन मियां साहब की रैली आई थी जीटी रोड के जरिए और साथ रफीक साहब गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और चक्री के करीब एक गाड़ी टक्कर भी हुई थी, वो गाड़ी भी यही मोटरकेड में शामिल थी, जो कि 20 गाड़ियां जो कि लग्जरी गाड़ियां थी, बुलेट प्रूफ, जो मंगाई थी 33 में से जो 20 ये यूज कर रहे थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, इनकी फैमिली के लोग और लोग भी उसमें यूज कर रहे थे। और इसका जितना भी इनके एक्सपेंडिचर आ रहे थे, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उस वक्त के डीजीआईबी जो थे आफ्ताब सुल्तान साहब, जिनकी वजह से उनको एक्सटेंशन दी गई, और फवाद भी लिखते रहे कि साहब तो जाती खर्च से देते थे खर्चा। अच्छा, अब वो उस दिन मैं एक बात, जो गाड़ी की टक्कर हुई, गाड़ियों की टक्कर हुई, फिर उसके बाद जब गाड़ियां यहाँ पे पहुंची 94 अपर माल जो आईबी का जो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है, वहां पे वो 2 गाड़ियां गई, वहां पे उनको वॉश किया गया, वहां पे उनका ऑयल चेंज किया गया आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के फंड से। अब इमरान खान साहब के नीचे एक सिविलियन इंटेलिजेंस इदारा उनके नीचे है, और डॉक्टर सलमान खान साहब जो आईबी के चीफ थे प्रोविंशियल, इनकी जब माजी में हुकूमत थी केपीके में, और वो अब लगे हुए हैं डीजीआईबी। शुजातुल्लाह कुरैशी साहब तो चले भाग गए हैं, फवाद असदुल्ला अभी भी बैठे हुए हैं वहां पे, बल्कि वो डीजीआईबी लगने की साजिश कर रहे हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के धरनों के दौरान कंटेनर रख के अफसरान जो है वो जाती मुलाजमत कर रहे थे, अरबों रुपए की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। जो आईबी गुलबर्ग ग्रीन जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर इनके फॉरेन टूर निकाल रहे हैं, इनकी ऑफशोर कंपनीज निकाल रहे हैं, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, इनकी फार्मास्यूटिकल कंपनी किनके भाई की है, कहां पे ट्रंक रख के कौन कहां से आया,
क्लर्कों के कमरे में कौन सोता था, आज अरबपति हैं, वो बिलियनियर है, एक अल्लाह रखा है और बहुत सारे इसमें किरदार हैं। और नफीस मक्की साहब रिटायर हो गई। अच्छा, उसका मतलब मामला ये है, इसमें जो मजेदार चीज है ना, ये जो 2 गाड़ियां थी ना, इवन नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर से हट गए तो जाती उम्रा में ये 2 गाड़ियां खड़ी रहीं और मरियम के इस्तेमाल में रहीं। और ये गाड़ियां कैसे पता चला, जब इंटरम सेटअप आया, इंटरम गवर्नमेंट जो थी उसने आइडेंटिफाई की कि ये 2 गाड़ियां जो हैं, जब उनकी गिनती की गई तो ये 2 गाड़ियां नवाज शरीफ के घर से खड़ी हुई हैं। और जब जब ये डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी 2 साल तक मरियम नवाज इन गाड़ियों को इस्तेमाल, और जब पेशियों पे जाते थे, जेआईटी में जाते थे, साहब अदालत में जाते थे, उस वक्त भी यही गाड़ियों में बैठ के जाते थे। नाकाबिल यकीन है, मैं इसी बड़े ताकतवर हैं, कोई डील किसी तरह की हो सकती है तो कर लें, इमरान खान साहब जिद छोड़ दें, वैसे भी उनसे बन नहीं पा रहा, मईशत इतनी तबाह हाल है कि लोग कह रहे हैं कि जनाब इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत कभी थी ही नहीं जिसने इतना बुरा हाल कर दिया है। तो इनसे अगर कुछ पैसे मिल सकते हैं तो इन्हीं की मान लें, क्योंकि हमारा निज़ाम तो कमज़ोर है, इनको कुछ नहीं किया जा सकता। तो अगर कुछ पैसे मिल रहे हैं तो गरीबों का भला हो जाएगा। जो आप $6 अरब उधर से ले आए हैं, हो सकता है $10-15 अरब इन लोगों से मिल जाए। ब्रेक के बाद में अब पता चला मरियम नवाज साहिबा के दोबारा एक्टिव हो जाने से हमजा शहबाज तो साइडलाइन हो ही गए मुकम्मल तौर पर। लेकिन अब एक और चीज नजर आ रही है कि बिलावल जो आगे आगे आ रहे थे और नून लीग को लग रहा था कि बड़ी जमात वो है ऑपोजिशन में, इस वक्त ऑपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ साहब, लेकिन ये तो बिलावल भुट्टो आगे आ रहे हैं और हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं महंगाई पर और दीगर मामलात पर। तो वो आगे आते चले जा रहे हैं, अगरचे उनका बेशक मसला अपना हो, जाती मसाइल में घिरे हुए हैं, मगर नून लीग ने फिर ये चाल चली कि अब मरियम एक्टिव हो गई हैं। सबकी नजरें आपने देखा होगा, जो इफ्तार पार्टी थी, इफ्तार डिनर था, उसमें भी मरियम पर थी। तो अब क्या किया जा रहा है, क्या वाकई अब मरियम साहब ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी बिलावल से, क्या होगा? और इनके जो ट्वीट्स हैं वो भी बता रहे हैं कि अब वो हुकूमत को आड़े हाथों लेंगे। लेकिन लग ये रहा है कि अवाम की किसी को फिक्र नहीं, कत्तन नहीं है, क्योंकि जितनी नाअहली इस हुकूमत ने दिखाई है, मौजूदा हुकूमत ने, महंगाई का तूफान है, गुर्बत का, बेरोजगारी का, और कहा जा रहा है कि अगले साल इससे भी बदतर होगा। वो असल मकसद नहीं है, मकसद ये है कि अपनी जान बचाई जाए, अपने केसेस खत्म किए जाएं। असद खरल साहब, ये आपको लग रहा है कि मरियम अब ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी बिलावल से? देखें, ये बात तो सही है कि इफ्तार डिनर दिया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने और इनकैश कर लिया मरियम साहिबा ने, और इस इफ्तार डिनर की वजह से इनको थैंकफुल होना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि जिनकी वजह से इनकी अच्छे तरीके से एक लॉन्चिंग हो गई। नो डाउट कि एक मीडिया में अच्छी कवरेज आ गई, एक हाइप क्रिएट हो गई, और ये भी साबित जो बड़े अरसे से वो कोशिश कर रही थी जानशीनी की कि नवाज शरीफ साहब के बाद यानी पार्टी का डिफेक्टो जो हेड है इस वक्त वो कौन है। आपने देखा जिस तरह हमजा को आगे उन्होंने हांका के मिले बिलावल को, और जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उनके बाप की उम्र के हैं, वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब, उनको भी उन्होंने कहा मैंने बात करनी, उनका आगे लगो, आप आगे लग गए, यानी सारी पार्टी को आगे लगाया उन्होंने। मामला अब ये इस हद तक तो अब ये सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सारा जो शो है, ये सारी जो पार्टी है, उसको लीड अमलन डिफेक्टो उसकी अगर सरबराह हैं तो वो है मरियम साहिब। लेकिन क्या ये लोगों को भी सड़कों पर ला सकते हैं बाबर डोगर साहब के? जो लोग तो इतने तंग बैठे हैं, इतने परेशान हैं कि ये बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान की तारीख में इतनी नाअहल हुकूमत कभी आई है? तो ये वाकई लोगों को लीड तो कर सकते हैं। इशू तो है महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर लीड करें लोग सड़कों पर आएंगे और हुकूमत गिरा सकते हैं। आप भी बड़े भोले बात हैं। अच्छा सर, जब नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर बेल अप्लाई की गई तो पहले जो इनको रिलीफ मिला 6 हफ्तों का, उसके बाद इनको बड़ा यकीन था कि ये अब बेल जो है ये इनको परमानेंट मिलेगी और नवाज शरीफ साहब जो है गवर्नमेंट अलाउ कर देगी और ये लंदन जाके दोनों बाप बेटी लंदन चले जाएंगे। लेकिन जब उनकी बेल कैंसिल हुई, मेरी उस दिन बेतहाशा नून लीग के लोगों से बात हुई, तो मियाँ साहब उस वक्त जाती उम्रा में थे, वहाँ पर इन्होंने ये फाइनल कर लिया था कि अगर नवाज शरीफ की बेल जो सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करती है तो फिर ये 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती कि वो चुप भी रहे और उनको रिलीफ भी ना मिले।
मैं खामोश तो आपको पता वो थे और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस खामोशी के बदले में उनको रिलीफ लेकिन मिलेगा। डॉक्टर साहब उससे पहले हमने प्रोग्राम में आपने किया था कि कुछ मुलाकातें हुई थी, कुछ ऑफर्स हुई थी, वो भी थोड़ा सा नाज़रीन को दोबारा रिकॉल कर दें। वो इस वजह से खामोश थे ना, क्योंकि मामला तो चल रहे थे। मामला चल रहे थे और मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ी उम्मीद थी कि कोर्ट उनको रिलीफ दे देगी और वो लंदन चले जाएंगे, लेकिन और उससे पहले जातीपुरा में एक स्ट्रेटजी तय कर ली गई थी कि अगर खामोश रहने पे बेल नहीं मिलती और तो फिर खामोशी तोड़ दी जाएगी और एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा और बिल्कुल आंखें दिखाई जाएंगी कि जनाब अगर अब रिलीफ ना मिला ना तो फिर हम गवर्नमेंट तोड़ने की तरफ भी जाते। तो ये बोर्ड को इज्जत दो सब जाली है, याद आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ वाहिद मकसद। आप मुझे एक बात बताएं, अफ्तारी पे मरियम जाती हैं और अगले दिन बेल एप्लीकेशन जो है वो दोबारा तिब्बी बुनियादों पर फाइल हो जाती है, उसकी डेट भी लग जाती है। ये क्या ये कोइंसिडेंस है? सर सब आज स्ट्रेटजी चेंज की है, अब ये गवर्नमेंट को डराएंगे धमकाएंगे कि किसी तरीके से गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई नरम गोशा दिखाए और इनको अलाउ करे कि ये बाहर चले जाएं, अदरवाइज ईद के बाद फिर हम सीधे हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन जब नीयत ये होगी असद खरल साहब, फिर तो मामला नहीं होगा। अगर ये बोर्ड को इज्जतों की जगह कहें गरीब को रोटी दो, गरीब को रोजगार दो, गरीब को इलाज दो, तो ज्यादा शायद लोगों को समझ आइए। वोट को इज्जत दो, गरीबों का लिए पैसा दो, तो इनके अपने लिए है, गरीबों का अरबों रुपया तो इन्होंने खा गए। आपने देखा सिंध के अंदर बात हो या पंजाब के अंदर हो, ये 4-4, 10-10, 8-8 अरब जो डॉलर निकल रहे हैं, जो 800 अरब निकल रहे हैं, 300 अरब निकल रहे हैं, 200 अरब निकल रहे हैं अकाउंट्स के अंदर। अब देखें ना जरदारी साहब का जो मालशिया है कितना डिटेल से वो कोर्ट में कहते हैं। उनका जी मुश्ताक साहब जो उसको आप जानते हैं, उनका हाँ जी मेरा मालशिया है, उस मालशिया को उन्होंने स्टेनोग्राफर लगाया। वो मालशिया जो है वो अयान अली के साथ 45 गैर मुल्की दौरे करता है। अयान अली नहीं सर, अच्छा, फिर उसके बाद 83 मिलियन उसके अकाउंट में आते हैं, उस मालशिया के अकाउंट में आते हैं। फिर 1 अरब 30 करोड़ उस मालशिया के अकाउंट से जरदारी साहब को डालते हैं। वो कौन सी मालिश करता था कि 1 अरब 30 करोड़ उसके अकाउंट में आ जाते हैं, 83 मिलियन आते हैं। अयान अली के साथ 45 दौरे उसने सिर्फ अयान अली के साथ उसके दौरे हैं। अयान अली के तो बहुत ज्यादा दौरे हैं। और कौन से नेटवर्क के लोग जाते थे? मामला यह है कि दुबई से वो क्यों भाग गए? क्योंकि जरदारी साहब को इतलात मिल रही थी कि दुबई से वो पकड़ा जाएगा। महंगाई का ये कोई चक्कर नहीं है, ये उनके से देखिए वो डोगर साहब भी हम भी बताते हैं कि वो तो इस चक्कर में है। अब मरियम साहिबा ने अपने बाप से एप्रिसिएशन लेने की कोशिश की कि देखें जी मैंने किस तरह लॉन्च किया, किस तरह मैंने पार्टी को एक्टिव किया। सारी बातें सुन के उनका जी मेरे लिए क्या किया है, मुझे बताओ, मुझे जेल से निकालो। ये कहानी आप जो मुझे सुना रही हो, मुझे इससे क्या फायदा? मैं पार्टी जाए पाकिस्तान जाए बाहर में, ख्वाजा आसिफ कहते नहीं हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। अच्छा, शाहिर खान अब्बासी कहते हैं हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। लेकिन चेयरमैन मुझे बात याद आ गई, चेयरमैन नैब ने कहा है कि जी हुकूमत गिर सकती है अगर हम इत्तेहादियों के खिलाफ केसेस खोल दें, तो हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि जी मुल्क को नुकसान होगा। उन्होंने ये भी कहा है, तो ये केसेस तो हुकूमत के खिलाफ भी उनके पास मौजूद है। वो कह रहे हैं उनकी तैयारी हो रही है, नहीं कि हम रुके हैं। ये भी उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है, ये भी बड़ा इंकशाफ है। ये तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानों से इजनाब करना चाहिए। और चेयरमैन का ये नैब का हरगज मैंडेट नहीं है कि वो ये कहे कि फलां के खिलाफ केस है और मसलत का शिकार इदारे नैब के इन्वेस्टिगेशन इदारे को नहीं होता। हुकूमत गिरती है तो गिरे। अच्छा, ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप कहें जी सबूत है तो मैं इसलिए हम नहीं पकड़ रहे कि हुकूमत। आपका काम रियासत के मुलाजम है, आप हुकूमत के मुलाजम नहीं है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर इस तरह की बातें करी उन्होंने की हैं, अगर की हैं, मेरा नहीं समझता कि देखें जवेद चौधरी साहब का जो कालम है वो एक ट्रैप था। जवेद चौधरी साहब किस से पैसे लेके अपने नाम से उसके नाम का कालम उस बंदे के ब्याह पे कालम लिखते रहे। तलाल चौधरी तो साहब मामला ये है कि पूरा ट्रैप बिछाया गया है। जवेद चौधरी साहब के कालम को एक इशू बनाया गया है। चेयरमैन साहब को ये नहीं पता भोले पान में कि मेरे साथ ही हो गया। 73 साल की उम्र है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भोले हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज वो रह चुके हैं, उसके बाद चेयरमैन नैब है, उसके बाद वो एबटाबाद कमीशन के हेड रह चुके हैं। आप तो ऐसे कहते हैं जैसे वो 24 साल का बेचारा बच्चा जो यूनिवर्सिटी से ताजा बाहर आया, चौधरी उसको ट्रैप करके नवाज शरीफ साहब को बहुत प्यारे हैं, वो भी बच्चे हैं। तलाल चौधरी साहब, उनका है जी बयान जो आज सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा है, जरा दिखाएं तलाल चौधरी साहब ने क्या, मैं कहूँगा बेहुदा कहें, क्या कहें उसको, क्या वो मेरे पास अल्फाज नहीं जिन्होंने बात करी। और ये बिल्कुल उसी तरह की तब्दीली है जिस तरह मेरा मतलब है बाजी फरदौस आशिक, अगर उनका मुंह धो दिया जाए
जिस तरह वो मेकअप के अंदर से असल निकलेंगी, यानी वो बाजी फरदौस की बजाय जो फरदौस खान अंदर से निकलेगा, उसी तरह का चेहरा तब्दीली का है। ये तब्दीली नहीं, ये धोखा है। साहब मुख्तसरन कि इनका मुंह बंद कराने वाला कोई नहीं है, वही हमको ख्याल नहीं है। ये नून लीग की पहले भी आपने असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह की गुफ्तगू ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, जिस तरह की इनकी लीडरान करते रहे, लेकिन एक और बयान आज आपने ट्वीट का गौर नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो वजीर आज़म पाकिस्तान के बारे में जो जबान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है शर्म आनी चाहिए कि फकीर सबसे बड़े तो आप हैं जिन्होंने लूटा है पैसा सिंध के गरीब आवाम का, वहां पे थर के लोगों का, वहां पे अब 6 अरब की गंदम जो है वो आपके स्कैंडल निकल रहे हैं, सब्सिडी आप खा गए सारी, और अपनी वो अनवर मजीद जो आपका फ्रंटमैन था उसकी जाती रही। मामला ये है कि ये शाइस्ता जुबान इस्तेमाल किया। 2 मिनट रह गए, जरदारी साहब ने ट्वीट किया कि अगर वो इस्लामाबाद में इस तरह भिखारी पकड़े जा रहे हैं, अगर भिखारियों को पकड़ना है तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को पहले पकड़ा जाए, तो ये उन्होंने कह दिया। अच्छा बाबर डोगर साहब, सिर्फ 2 मिनट हैं, 2 और बातें हैं। एक तो ये फवाद चौधरी साहब ने जो नया शोशा छोड़ दिया है, वो साइंस टेक्नोलॉजी में जाके भी कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं, और पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त गई है कि जनाब ये रूयत हिलाल कमेटी को रोका जाए, कितनी ईदें हो रही हैं, और उस पर अब नोटिस भी ले लिया, यानी नोटिस चले गए हैं। तो ये क्या ये मामला है, तो हल नहीं हो रहा। साहब चांद देखना, ईद की अनाउंसमेंट करनी, ये खालिसतन एक शरई मसला है। शरीयत में उसका तरीक़ाकार दिया गया है, या तो उस पर फिर इत्तेहाद कर लिया जाए, सारे उलमा इकराम बैठे और एक नया तरीक़ाकार जो है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद के वो फैसला कर लें कि वो इत्तेहाद कर लें कि ये तरीक़ाकार है, इसको अपनाया जाएगा। अब मामला पेशावर हाई कोर्ट में आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि उस पर कोई ना कोई तरीक़ाकार जो है वो वज़ा किया जाएगा, लेकिन इस तरह शरीयत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या तो इस पर इत्तेहाद हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम हाई कोर्ट जो है वो कोई बेहतर इस पर फैसला करेगी। लास्ट मिनट है, और यही कि बैठ कर बात की जाए। अभी दावत भी दे दी है मुफ्ती मुनीर रहमान साहब को और पोपल ज़ई साहब को, फवाद चौधरी ने, कि आके देखें जी हम किस कमरी कैलेंडर में बना चुके हैं, और उन्होंने अपना ऐलान कर दिया फवाद चौधरी ने कि जी 5 जून को ईद होगी। अब अल्लाह की पनाह के पहले ही हम 2 ईदों पर थे, अब ये फवाद चौधरी साहब नया शोशा छोड़ दिया है। आखिरी बात जो बड़ी लाजमी करनी है वो है डॉलर की उड़ान। वो रुक ही नहीं रहा डॉलर, जिस तरह इस हुकूमत की नाहलियाँ नहीं रुक रही, नहीं थम रही, दिन ब दिन बुरी खबरें आ रही हैं, उसी तरह डॉलर जो है 154 पर ओपन मार्केट में पहुंच गया है और 152 पर तकरीबन इंटर बैंक में। ये असद खैरल साहब, ये तो आप 165 का कह रहे थे, ये तो उसी तरफ मामला जाता लग रहा है। और वहीं ये है कि शायद कुछ मनी चेंजर्स को पकड़ लिया जाएगा, पकड़ दकड़ होगी, कुछ स्टेट बैंक कुछ करेगा, लेकिन मुझे ये अफवाहें लग रही हैं। देखिए, एक कह रही है कि हमारा स्टेट बैंक के ऊपर कंट्रोल नहीं, हमने उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। दूसरी तरफ आज ये खबर आ रही थी कि हुकूमत ने हिदायत कर दिया स्टेट बैंक को कि डॉलर जो है इसकी उड़ान को रोका जाए। तो मुझे तो इनके अंदर कन्फ्यूजन एक शिकार है। और फिर इमरान खान साहब ने जब बात की, मीटिंग ली, उसके बाद से आप देखें ना 10-12 रुपए की कदर में कमी हुई और डॉलर ऊपर गया है। और ये चीज़ें मिनिस्टर बयान देते रहे, हम बात करते रहे। अगर इसी तरीके से अभी IMF की डील हुई नहीं, पैकेज आया नहीं, पैसे आए नहीं, किस्त आई नहीं, और अगर ये हाल है तो जब अभी वो पैसे देंगे तो मेरा ख्याल और ज्यादा शराइत रखेंगे। और डॉलर जो है ये तो 170-80 से भी क्रॉस कर जाएगा, और पाउंड जो है वो तो 250, 200, 250 तक पहुंच जाएगा। अब ये सूरत जो है, और डॉलर जो है, मैं समझता जलाना गलत बात है। और डॉलर आप जमा कराएं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, और मैं पहले भी एक मशवरा दे चुका हूँ। जी अच्छा जी, क्लोजिंग की चूंकि आवाज़ आ गई तो असद खैरल साहब ने देखें कितनी पाबंदी की वक्त की। बस इतना कहना है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये कहने की बजाय कि जी घबराएं ना, ये जलती पर तेल का काम है, और लोगों की ये बेइज्जती है कहना जी घबराएं ना। क्यों ना घबराएं, इतने मसाइल आपने खड़े कर दिए हैं गरीब आदमी के लिए, तो आप आके स्ट्रेटजी बताएं। अगर कप्तान है तो स्ट्रेटजी आकर बताएं कि अगले मैचेस में आपने करना क्या है। बुरा हाल हो गया आपकी टीम का, और क्लीन स्वीप पे क्लीन स्वीप आपके खिलाफ हो रहा है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।